नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का एक लेसन जिसका नाम है इकोलॉजिकल पिरामिड। इसका दूसरा नाम है एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं इसे। हिंदी में इसे कहेंगे पारिस्थितिकी है पिरामिड। अब हमें यह देखना है सबसे पहले कि पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है। मित्रों, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जीव समुदाय या विभिन्न जैविक समुदाय भोजन और ऊर्जा के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अंतः निर्भरता पाई जाती है इनमें। इसका मतलब ये हुआ कि ये जैविक समुदाय मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं जिसको फूड चेन कहते हैं। फूड चेन जैविक समुदायों के बीच भोजन और ऊर्जा स्थानांतरण का एक साधारण चक्र है। जब यह और अधिक जटिल हो जाता है तो इसको खाद्य जाल कहते हैं। फूड वेब। जैसे सबसे पहले सूर्य से जो ऊर्जा आती है, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख सोर्स है वो है सूर्य। सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा जो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आती है, जिनको हम इंसोलेशन कहते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन या इंसोलेशन जब पृथ्वी पर आएगी तो पृथ्वी पर जो हरे पेड़ पौधे हैं ये इस सौर्य ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा इसे खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। कौन करते हैं? हरे पेड़ पौधे सौर्य ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित कर लेते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया। इसके द्वारा सूर्य ऊर्जा खाद्य ऊर्जा के अंदर रूपांतरित हो जाती है। इस कारण इन पेड़ पौधों को कहते हैं उत्पादक। यह है प्रोड्यूसर, उत्पादक है, क्योंकि इन्होंने इस खाद्य श्रृंखला के लिए ऊर्जा का उत्पादन किया। इसलिए इन पेड़ पौधों को, हरे पेड़ पौधों को हम उत्पादक कहते हैं। किसी भी खाद्य श्रृंखला, कोई भी खाद्य श्रृंखला हो, इन उत्पादक से शुरू होती है। उत्पादक के बाद में जो इन हरे पेड़ पौधों को खाएगा उन्हें कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता ये शाकाहारी होते हैं क्योंकि ये हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये हो गए प्राथमिक उपभोक्ता। इसके बाद में अगला जो चरण है वो होगा द्वितीयक उपभोक्ता। ये मांसाहारी होते हैं क्योंकि ये इन शाकाहारियों पर निर्भर रहते हैं और इस ऐसा ही क्रम तृतीय उपभोक्ता, चतुर्थक उपभोक्ता इसी प्रकार से चलता रहता है। तो इसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला। इसका मतलब खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ? उत्पादक से। उत्पादक से बाद में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। मित्रों, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता ये सब पोषण स्तर कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल, पोषण स्तर। जैसे ये उत्पादक हो गया। उत्पादक है प्राथमिक या प्रथम पोषण स्तर। उसके बाद में शाकाहारी ये हो जाएंगे, शाकाहारी कहो या प्राथमिक उपभोक्ता कहो, ये हो जाएंगे द्वितीय या द्वितीय पोषण स्तर।
ध्यान रखना, प्रथम पोषण स्तर उत्पादक का है, जबकि द्वितीयक पोषण स्तर प्राथमिक उपभोक्ता है। पोषण स्तर है यहाँ द्वितीयक, लेकिन उपभोक्ता कौन सा है यहाँ? प्राथमिक। इसके बाद में है मांसाहारी। मांसाहारी ये हो जाएगा तृतीय पोषण स्तर, लेकिन ये उपभोक्ता कौन से है? द्वितीयक उपभोक्ता है, ये ध्यान रखना। तृतीय पोषण स्तर में द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय पोषण स्तर में प्राथमिक उपभोक्ता और प्रथम पोषण स्तर में उत्पादक। इस प्रकार का ये क्रम कहलाता है खाद्य श्रृंखला। अब मित्रों हमें ये ध्यान रखना है कि इस खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों में पाए जाने वाले, ऐसा नहीं है कि उत्पादक के अंदर केवल एक पौधा होगा, ऐसा तो नहीं है। उत्पादक में विभिन्न प्रकार के घास, पेड़ पौधे वगैरह होंगे, तो इनकी संख्या अनलिमिटेड होती है। इस पर निर्भर रहने वाले जो प्राथमिक उपभोक्ता है, जो द्वितीय पोषण स्तर पर है, इनकी संख्या में जरूरी नहीं है कि यहाँ पर केवल टिड्डे ही होंगे, इसके अलावा और अन्य छोटे मोटे कीट भी हो सकते हैं, तो इनकी संख्या निश्चित नहीं है। तो अब हमें यह देखना है कि विभिन्न पोषण स्तरों में पारिस्थितिकी पिरामिड है क्या? पारिस्थितिकी पिरामिड में एक खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तर, एक खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तर में पाए जाने वाले विभिन्न समुदायों का संख्या के आधार पर। अब पिरामिड क्या है? पिरामिड में हम ये दर्शाएंगे विभिन्न खाद्य श्रृंखला में या एक खाद्य जाल के अंदर जितने भी पोषण स्तर है, इन पोषण स्तरों में जितने भी समुदाय पाए जाते हैं। जैसे प्रथम पोषण स्तर में उत्पादक है, तो यहाँ पर पेड़ के एक समुदाय है, एक घास का समुदाय है, एक अपने झाड़ी का समुदाय है। तो ये एक पोषण स्तर में एक से अधिक समुदाय पाए जा सकते हैं, जिनको जैव विविधता कहते हैं। तो इन विभिन्न समुदायों को हम दिखाएंगे कि संख्या के आधार पर या उनके जैव भार बायोमास के आधार पर या ऊर्जा के आधार पर। तो खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल के विभिन्न पोषण स्तर में पाए जाने वाले विभिन्न समुदायों का संख्या, जैव भार या ऊर्जा के आधार पर चित्रमय प्रदर्शन, इसको एक चित्र के द्वारा समझाएंगे, उसको ही क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पिरामिड। इसका मतलब ये हुआ कि पारिस्थितिकीय पिरामिड एक खाद्य श्रृंखला में पाए जाने वाले विभिन्न पोषण स्तरों के अंतर्गत विभिन्न समुदायों की संख्या या उनकी जैव भार या उनके ऊर्जा के आधार पर उनका जो प्रदर्शन करेंगे, उसको कहते हैं पारिस्थितिकीय पिरामिड। अब मित्रों हमें यह ध्यान रखना है कि पारिस्थितिकीय पिरामिड कितने प्रकार का होता है। तो जैसा कि हमने अभी देखा, पारिस्थितिकीय पिरामिड के 3 आधार है। पहला है संख्या के आधार पर पिरामिड, जिनको संख्या पिरामिड कहते हैं। दूसरा है जैव भार पिरामिड, और तीसरा है ऊर्जा पिरामिड। अब हम सबसे पहले बात करेंगे संख्या पिरामिड की। संख्या पिरामिड में क्या दर्शाना है? एक खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों में पाए जाने वाले जैविक समुदायों की संख्या दर्शानी है। जैसे हम देखते हैं एक घास पारितंत्र है। घास पारितंत्र का मतलब यह हुआ कि उसमें उत्पादक कौन है? घास है। इसका मतलब है कि यहाँ उत्पादक पर सबसे पहला जो पोषण स्तर लेते हैं जो उत्पादक का है, उसमें है घास। तब घास का एक पौधा तो होता नहीं है, बहुत सारे पौधे हो गए ये घास के। तो इसका मतलब है कि घास की संख्या बहुत ही अधिक होती है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अब घास पर ये तो पहला पोषण स्तर हो गया। अब इस पहले पोषण स्तर पर निर्भर कौन रहता है? उत्पादक। तो घास को खाने वाले कौन है? टिड्डे।
तो टिड्डों की संख्या घास से ज्यादा होगी या कम होगी? जैसे कि ये 1 स्क्वायर किलोमीटर का खेत है, इस स्क्वायर किलोमीटर में घास के कितने तने होंगे? अनकाउंटेबल, जिनको काउंट ही नहीं कर सकते, बहुत सारे घास के तने हो गए, तो ये अनगिनत संख्या होगी, अनगिनत संख्या। अब इस घास पर निर्भर जो प्राथमिक उपभोक्ता है जो है टिड्डे, कौन है? टिड्डे। अब ये टिड्डों की संख्या घास के तनों से ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी ना। जितनी घास के तने हैं उतने टिड्डे तो नहीं होंगे। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा दूसरा पोषण स्तर इसका, जिसमें टिड्डे आ गए। अब इन टिड्डों को कौन खाता है? ये उत्पादक, उत्पादक के बाद में ये प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होता है। इस प्राथमिक उपभोक्ता पर कौन है, इसको कौन खाता है? द्वितीयक उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता मतलब टिड्डों को खाने वाले कौन है? मेंढक। तो मेंढक की संख्या उतनी होगी क्या जितने टिड्डे हैं? नहीं ना, टिड्डों से इनकी संख्या क्या होगी? कम होगी। तो ये हो जाएंगे मेंढक। और मेंढक को कौन खाता है? सांप। तो जितने 1 स्क्वायर किलोमीटर में मेंढक है क्या उतने सांप होंगे क्या? नहीं होंगे ना। सांप तो जैसे मेंढक 40-50 मिल सकते हैं अपन को, लेकिन सांप तो 1-2 मिलेंगे, तो सांप की संख्या बहुत कम होगी। इसका मतलब है कि घास पिरामिड हमेशा सीधा होता है। घास पिरामिड कैसा होगा? सीधा पिरामिड। इस प्रकार का पिरामिड हुआ या नहीं हुआ, जिसमें ये उपभोक्ता घास के बाद में ये टिड्डे के बाद में ये मेंढक के बाद में ये सांप। ये हो गया, इसको बोलते हैं सीधा पिरामिड। ये तो हो गया घास पिरामिड का उदाहरण। जरूरी नहीं कि संख्या पिरामिड हमेशा सीधा हो, ये सामान्यतः सीधा होता है, लेकिन इसके अपवाद भी है। इसका मतलब ये उल्टा भी होता है। जैसे अब हम लेते हैं एक दूसरा उदाहरण, जिसमें कोई पेड़ लेते हैं। इस पेड़ का पेड़ पारितंत्र को लेंगे हम। पेड़ पारितंत्र में माना कि ये एक बहुत बड़ा सा पेड़ है। इसका मतलब है कि पेड़ उत्पादक की जगह काम कर रहा है ना, और पेड़ है कितना? एक ही है, हमें एक देखना है। इसका मतलब है कि सबसे पहले संख्या बहुत छोटी है। इसके बाद में इस पेड़ पर निर्भर रहने वाले बहुत सारे कीट पतंग होंगे, यहाँ बहुत सारे पक्षी होंगे, तो ये इनकी संख्या बहुत अधिक है। पेड़ तो एक ही है, लेकिन ये माना कि 100 पक्षी इस पर निवास कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी तुलना में इसकी संख्या ज़्यादा हो गई, तो इसको और बड़ा कर दिया। अब इन पक्षियों को खाने वाला बाज है, वो क्या होगा? माना कि 4 बाज इस पर रहते हैं, इस पेड़ पर, तो ये 4 हो गए, तो इसका मतलब इसकी संख्या और कम कर दी। तो ये पिरामिड है पेड़ पारितंत्र का। ये इस प्रकार का होता है, जिसमें ये एक पेड़ हो गया, उसके बाद में इसकी संख्या ज़्यादा हो गई, और उसके बाद में ये और कम होने लग जाता है। इस प्रकार से पहले तो बढ़ता है और फिर कम हो जाता है। ये पेड़ हो गया, ये पक्षी हो गए, और ये इस पर निर्भर बाज हो गया। तो इसका मतलब है कि पेड़, पक्षी और ये पेड़ पारितंत्र हो गया। तो ये सीधा भी है और उल्टा भी है। इसके अलावा एक और उदाहरण हमें संख्या पिरामिड का देखना है, जिसको बोलते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला, डेट्रिटस। अपरद का मतलब है कि ऐसी खाद्य श्रृंखला जो अपघटक से शुरू होती है, मतलब सड़े हुए मृत जीवों से शुरू होती है। जैसा कि एक कोई भी जानवर है जो मर गया, मरा हुआ जानवर, यहां से ये शुरू होगा। इस मरे हुए जानवर को कौन खाएंगे? विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह। तो ये उसके बाद में इस पर निर्भर हो जाएंगे, उनको कहेंगे अपघटक। तो देखो ये कैसा होगा? उल्टा ही होगा ना, क्योंकि ये खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले स्तर पर कौन है? एक मरा हुआ जीव है, एक ही तो है, मृत जीव। इस मृत जीव पर विभिन्न प्रकार के अपघटक है, मतलब बहुत सारे कीड़े मकोड़े इसको खा रहे हैं, तो उनकी संख्या अधिक होगी ना। ये तो एक ही भैंस मरी हुई है, लेकिन इस एक मरी हुई भैंस पर इसको खाने वाले बहुत सारे हैं। तो इसका मतलब है कि अपरद खाद्य श्रृंखला भी कैसी होती है? उल्टी होती है। तो कौन सी सीधी होती है? घास खाद्य श्रृंखला वो होती है सीधी, जबकि अपरद खाद्य श्रृंखला उल्टी होती है। और इसके अलावा एक तो अपरद और एक पेड़,
ये दोनों खाद्य श्रृंखला उल्टी होती है, जबकि घास खाद्य श्रृंखला है ये सीधी होती है। तो संख्या के आधार पर हमें ये ध्यान रखना है, कथन ये आएगा कि संख्या पिरामिड हमेशा सीधा होता है, कथन गलत है। संख्या पिरामिड सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। सीधा का उदाहरण घास और उल्टे का उदाहरण है अपरद और पेड़। ये था संख्या पिरामिड। अब हमें देखना है मित्रों, संख्या पिरामिड इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है एनवायरनमेंट में या इसका कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि एक पेड़ है और उस पेड़ पर विभिन्न पंछी है, तो अब इन पंछियों की संख्या को काउंट करना आसान नहीं है। या जैसे एक मरा हुआ जीव है, उस जीव पर खाने वाले विभिन्न बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया की संख्या काउंट करना आसान नहीं है, इसलिए इसमें गिनती की समस्या आती है, बाधा आती है, इसलिए ये ज़्यादा उपयोगी नहीं है। तो इसके बाद में इसकी जगह जो इसका विकल्प पैदा हुआ उसका है, जो दूसरा खाद्य श्रृंखला है या खाद्य पिरामिड है, उसका नाम है जैव भार पिरामिड। जैव भार पिरामिड को क्या कहेंगे हम? बायोमास पिरामिड। मित्रों बायोमास क्या होता है? सबसे पहले हमें ये देखना है बायोमास। बायोमास होता है किसी भी जीव में पाया जाने वाला शुष्क कार्बनिक पदार्थों की शुष्क भार। जैसे मेरा शरीर है, तो मेरे शरीर में कार्बनिक पदार्थों की शुष्क भार, इसका मतलब है कि उसमें हमारे शरीर में पानी भी होता है, लेकिन पानी की मात्रा को इसमें काउंट नहीं करना है, केवल ड्राई वेट देखना है। इसमें कौन सा वेट देखना है? ड्राई वेट। तो कार्बनिक पदार्थों की ड्राई वेट को हम क्या कहेंगे? जैव भार। इसका मतलब किसी भी जीव के अंदर पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों के शुष्क भार को जैव भार कहते हैं। अब हम देखेंगे जैव भार के आधार पर पिरामिड। सबसे पहले पिरामिड लेते हैं, क्या ये सीधा होता है या उल्टा होता है? ये भी दोनों ही है, ये सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। सीधे का उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं स्थलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र में जैसे उदाहरण लेते हैं जैव भार का। स्थलीय पारितंत्र में सबसे पहले है उत्पादक। उत्पादक में पेड़ पौधे शामिल होंगे। तो इस पूरे स्थल भाग पर कितने पेड़ पौधे हैं? यदि उन पेड़ पौधों का हम उनका ड्राई वेट निकालेंगे तो वो बहुत अधिक आएगा। अब इस उत्पादक पर कौन निर्भर है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में हम क्या लेंगे? जैसे मोर है, पक्षी है, या और कुछ भी ले लो जो कि इन हरे पेड़ पौधों को खाते हो, टिड्डे। अब इनका भार क्या इन पेड़ पौधों के भार कुल वेट के बराबर होगा क्या? इनके शुष्क भार के नहीं होगा ना, इससे कम होगा। तो इसलिए इनकी संख्या हो जाएगी और कम। उसके बाद में जो द्वितीय उपभोक्ता है, मोर को कौन खाएंगे? जैसे खा लिया लोमड़ी ने या खा लिया किसी बाज वगैरह ने, तो लोमड़ी और बाज की का जो वेट होगा शुष्क भार, सभी लोमड़ी और सभी बाज का शुष्क भार क्या सभी मोर, पक्षी और टिड्डों के शुष्क भार से ज्यादा होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि लोमड़ी और बाज की संख्या इनकी तुलना में बहुत कम है, इसलिए इनका शुष्क भार इनकी तुलना में कम होगा। फिर इस लोमड़ी को कौन खाएगा? माना कि शेर खाएगा। तो अब शेर कितने के होंगे? शेर तो पूरे जंगल के अंदर 4-5 शेर होंगे, लेकिन लोमड़ियों की संख्या तो 400-500 हो सकती है, बाज की संख्या 400-500 हो सकती है। तो इनका जो कुल ड्राई वेट है और वो 4 शेर के ड्राई वेट से क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि 4 शेर का जो ड्राई वेट है वो इन 100 लोमड़ियों के ड्राई वेट से कम होगा। इसलिए ये उत्पादक के बाद में मोर वगैरह ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीय उपभोक्ता और ये सर्वोच्च उपभोक्ता। तो इनका जो बायोमास के आधार पर जो पिरामिड है वो इस प्रकार का आएगा। इसको कहते हैं सीधा पिरामिड। इसका मतलब ये उत्पादक का बायोमास बहुत ज्यादा, प्राथमिक उपभोक्ता का बायोमास कम, उसके बाद द्वितीय का और कम और सर्वोच्च का और कम। तो ये हो गया स्थलीय पारितंत्र, ये हमेशा सीधा होता है। अब स्थल वाला सीधा है, लेकिन इसका उल्टे का भी उदाहरण है। जैसे हम लेते हैं गहरे सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र को। तो गहरे सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र में कौन होता है? उत्पादक। उत्पादक होता है
समुद्री पारितंत्र में जो उत्पादक होता है उनको बोलते हैं पादप पलवक, पादप पलवक, प्लांट प्लैंक्टन बोलते हैं, प्लैंक्टन। अब इन प्लैंक्टन की संख्या क्या होगी? बहुत अधिक, लेकिन प्लैंक्टन बहुत ही सूक्ष्म होते हैं जो समुद्र में ही पानी में तैरते रहते हैं, तो उनका जो वेट होगा ना वो बहुत ही कम होगा, वेट बहुत कम है। अब इन पादप पलवक को खाएंगे जू प्लैंक्टन। कौन खाएंगे इनको? जंतु पलवक। जंतु पलवक का भार होता है वो इन पादप पलवकों के भार से अधिक होगा, इसलिए इनका बायोमास हो गया थोड़ा ज़्यादा। इन जंतु पलवक को खाएगी छोटी मछली। छोटी मछलियाँ बहुत सारी होती है, इसलिए उनका वेट क्या होगा? बहुत अधिक होगा, जंतु पलवक की तुलना में तो अधिक होगा ना। तो ये अगला पिरामिड हमने और बढ़ा दिया। और इन छोटी मछलियों को खाती है बड़ी मछली, जैसे व्हेल वगैरह, बड़ी मछली जैसे व्हेल का उदाहरण लेते हैं। तो इसका मतलब है व्हेल का जो ड्राई वेट निकालेंगे वो तो बहुत अधिक होगा। इसका मतलब है कि अगला पिरामिड है वो और बड़ा हो जाएगा। तो ये कैसा पिरामिड हुआ? ऊपर से चौड़ा है जबकि नीचे से संकरा है, इसको कहते हैं उल्टा पिरामिड। तो ये उल्टा पिरामिड कहाँ पाया जाता है? समुद्री, गहरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का जो पिरामिड पाया जाता है वो उल्टा पाया जाता है, क्योंकि सबसे पहले पादप पलवक का जैव भार कम, उसके बाद में जंतु पलवक का जैव भार अधिक, उसके बाद में छोटी मछली का जैव भार और अधिक, और बड़ी मछली का सर्वोच्च जैव भार पाया जाता है, इसलिए ये हो जाएगा उल्टा। तो जैव भार पिरामिड हमेशा सीधा होता है, कथन गलत है। हमेशा उल्टा होता है, कथन गलत। जैव भार पिरामिड और संख्या पिरामिड दोनों सीधे भी होते हैं और उल्टे भी। जैव भार पिरामिड सीधा कौन सा होता है? स्थल वाला, और उल्टा कौन सा होता है? सागर वाला। अब सबसे लास्ट में बात करेंगे हम ऊर्जा पिरामिड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह ऐसा पिरामिड है जो हमेशा सीधा पाया जाता है। कथन आ जाए कि जैव भार पिरामिड सीधा पाया जाता है, हमेशा सीधा पाया जाता है, गलत। संख्या पिरामिड हमेशा सीधा पाया जाता है, गलत। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा पाया जाता है, राइट। क्योंकि हमने पढ़ा एनवायरमेंट में कि ऊर्जा का हमेशा एक दिशीय यूनि डायरेक्शनल स्थानांतरण होता है, और ऊर्जा जब एक पोषण स्तर से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाती है, एक ट्रॉपिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाएगी तो ऊर्जा का 10% हिस्सा ही आगे स्थानांतरित होता है। इसको लिंडमैन का सिद्धांत कहते हैं। लिंडमैन के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का स्थानांतरण अगले पोषण स्तर में केवल कितना रहता है? 10%। जैसे कि किसी पोषण स्तर में यदि 1000 जूल ऊर्जा है तो दूसरे पोषण स्तर में कितनी होगी? इसका 1000 का 10% मतलब 100 जूल, उसके अगले में 10 जूल, और उसके अगले में 1 जूल। इसका मतलब है कि पहले पोषण स्तर में 1000 जूल है, उसके अगले में 100 जूल, उसके अगले में 10 जूल, और उसके अगले में 1 जूल। 1, 100, 1, 10, 100 और 1000। इसका मतलब है कि ऊर्जा पिरामिड हमेशा ही सीधा पाया जाता है। दुनिया में किसी स्थान पर चले जाओ, ऊर्जा पिरामिड हमेशा आपको सीधा ही मिलेगा इस प्रकार से, क्योंकि सबसे निचले स्तर पर पहले पोषण स्तर में ऊर्जा बहुत अधिक है, अगले पोषण स्तर में केवल 10% शिफ्ट हुई तो 100, अगले में केवल 10% तो 10, अगले में 10 का 10% तो 1। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम दूसरे या उच्च पोषण स्तर में जाते हैं ऊर्जा की क्या होती जाती है? कमी। तो इस प्रकार का जो ये पिरामिड है इसे सीधा पिरामिड कहते हैं। तो ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा पाया जाता है। तो हमने पढ़ लिए 3 प्रकार के पारिस्थितिकीय पिरामिड, जिनमें संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। संख्या पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। सीधा पिरामिड का जो संख्या पिरामिड में सीधे पिरामिड का उदाहरण है वो है घास वाला, जबकि उल्टे का जो उदाहरण है वो है पेड़ वाला और अपरद वाला। जबकि दूसरा जैव भार पिरामिड में देखा, स्थलीय जैव भार पिरामिड हमेशा सीधा पाया जाता है, जबकि गहरे सागरीय पिरामिड हमेशा उल्टा पाया जाता है। जबकि जो ऊर्जा पिरामिड है
ये कहीं भी जाओ, स्थल पे जाओ, अब यदि हम सागर में जाओ, यदि घास पारिस्थितिकी तंत्र में जाओ, या पेड़ पारिस्थितिकी तंत्र में जाओ, या अपृत पारिस्थितिकी तंत्र में जाओ, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर जाने पर हमेशा ऊर्जा का ह्रास होगा। इसलिए ये पिरामिड हमेशा सीधा ही पाया जाता है। और इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में या पर्यावरण में ऊर्जा का प्रवाह इसी क्रम में होता है। हमें सूर्य से ऊर्जा मिलती है, लेकिन सूर्य से ऊर्जा कैसे मिलेगी? पहले पेड़ पौधों को आएगी, पेड़ पौधों को जब हम खाएंगे तो हमारे पास में आएगी। इसका मतलब है कि सूर्य से जितनी ऊर्जा मिलती है ना, पेड़ पौधों को सूर्य से जितनी ऊष्मा मिलती है, उस ऊर्जा का केवल 10% ही हम ग्रहण करते हैं। और यदि हमको खाने वाले कोई दूसरे, जैसे कि शेर ने हमको खा लिया, तो शेर को हमें खाएगा तो हमारी जो टोटल ऊर्जा है उसका 10% ही शेर को मिलेगा। समझ गए इस बात को? इसलिए जितने भी डॉक्टर वगैरह ये हमें हरे जो फ्रूट वगैरह और इनको खाने का सजेशन देते हैं, क्योंकि उनमें ऊर्जा का भंडारण है वो अधिक है, क्योंकि वो प्राथमिक वो उत्पादक है जिन्होंने सीधे सूर्य से ऊर्जा ग्रहण की। यदि हम जैसे कि कोई भी द्वितीयक, जैसे ये खाद्य श्रृंखला है, इसमें ये हो गया उत्पादक, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता और ये तृतीयक उपभोक्ता। यदि हम उत्पादक को खाते हैं या पेड़ पौधों को खाते हैं तो इनसे हमें जो ऊर्जा मिलेगी ना, और यदि प्राथमिक उपभोक्ताओं को खा लिया, जैसे मांसाहारी है तो मांसाहारी ने किसी ने मुर्गा खा लिया, तो मुर्गे से जो ऊर्जा मिलेगी ना, वो ऊर्जा पेड़ पौधों से मिलने वाली ऊर्जा से कम होती है। किस आधार पर? एनर्जी पिरामिड हमें यही कहता है। इसलिए जो डायरेक्ट सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं ना, जिन्हें हम उत्पादक कहते हैं, यदि उत्पादक से हम यदि ऊर्जा ग्रहण करेंगे तो वो अन्य उपभोक्ताओं से ग्रहण की गई ऊर्जा की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि ऊर्जा यूनिलैटरल डायरेक्शन में होती है। और ऊर्जा जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाती है, ऊर्जा का केवल 10% हिस्सा ही आगे स्थानांतरित होता है। इसलिए ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा पाया जाता है। तो आज की कक्षा में हमने इस बारे में अध्ययन किया कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के तहत ऊर्जा पिरामिड, संख्या पिरामिड और जैव भार पिरामिड किस प्रकार से बनते हैं। धन्यवाद।